हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल में आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल को भी कवर किया हुआ है। वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रियलिस्ट स्कूल। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। In reality, there is no such thing like a realistic school. Realism is a term for a movement in law that includes both thinking and action, relating to the world as it actually operates. वास्तव में तो रियलिस्टिक स्कूल नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो रियलिज्म है वो सिर्फ एक शब्द है। किस चीज के लिए? आंदोलन के लिए, जिसमें दुनिया से संबंधित सोच, थिंकिंग एंड एक्शन, कार्यवाही, दोनों ही शामिल होती हैं। In the realistic school of jurisprudence, the law is studied in its real working, rejecting the usual concept that it is a collection of rules or principles. Rather than being defined by a set of rules, the law is defined by the judge's decision. ये बात क्या कहता है कि ये जो है नियमों और सिद्धांतों का एक कलेक्शन है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। लॉ क्या है? नियमों और सिद्धांतों का एक कलेक्शन है। रियलिस्ट डिफाइन लॉ एज अ गुड रीजन फॉर बैड मैन. Simply stated, the bad guy cares nothing about legal theory and is also concerned with the practical implication of his action. वो कहता है कि कोई एक अगर बुरा आदमी है, उसके लिए लॉ क्या है? एक अच्छे कारण के रूप में है लॉ। या ये कह सकते हैं कि कोई भी बुरा आदमी किसी भी कानून के सिद्धांत की कोई परवाह नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है, अपने अपने जो उनके काम होते हैं उनको ही अपने व्यवहार में देखता है। implication of his actions है। Analytical and sociological school of jurisprudence together up realism school of jurisprudence. Analytical school और sociological school जो है वो मिलकर realism school बनाते हैं jurisprudence का। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से में? अमेरिकन रियलिस्ट में एंड स्कैंडिनेवियन में। American realist scholars not only learned from their own experience but they also watched and absorbed lesson from the judgment of their peers. इसके जो scholars होते हैं वो सिर्फ अपने ही experience से नहीं सीखते हैं बल्कि वो अपने साथियों के भी experience को देखते हैं और उनके जजमेंट्स को देखते हैं और उनको अपने जजमेंट्स में ढालते हैं। स्कैंडिनेवियन scholars relied only on their own personal experience in this area. इसमें क्या रहता है? इसमें जो स्कॉलर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस पे डिपेंड होते हैं। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है अमेरिकन रियलिज्म। इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल आर कंबाइंड इन अ रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल स्टेट्स लॉ एज इट इज मीन्स लॉ इज जस्ट व्हाट इज हैपनिंग। एनालिटिकल स्कूल ने क्या बताया था कि लॉ क्या है? जो है सो है। तो इसका मतलब जो भी चल रहा है वही लॉ है। रियलिस्ट स्कूल ऑल्सो बिलीव्स इन सेम that judges made law in current scenario means law are not predefined. रियलिस्ट स्कूल क्या कहता है कि जो जजेस हैं वो करंट सिनेरियो में लॉ बना देते हैं, कुछ भी प्रीडिफाइंड है ही नहीं। सोशियोलॉजिकल स्कूल स्टेट्स दैट लॉ शुड बी मेड फॉर सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता था कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बनाया गया है। एंड रियलिस्टिक स्कूल आल्सो बिलीव्स दैट लॉ इज मेड बाय जजेस फॉर सोसाइटीज वेलबींग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। किसी एक सिनेरियो में जो भी जजेस को लगता है कि यही बेनिफिट में होगा वही वो लॉ बना देते हैं। सो अमेरिकन रियलिज्म इज मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो अमेरिकन रियलिज्म क्या है? मिक्सचर है वो एनालिटिकल स्कूल का और सोशियोलॉजिकल स्कूल का। अब इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है? जॉन चिपमैन ग्रे, ओलिवर होम्स एंड जेरोमी एन फ्रैंक। अब हम एक एक करके इनके प्रोपोनेंट्स को भी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जॉन चिपमैन ग्रे से। जॉन चिपमैन ग्रे इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रियलिस्ट मूवमेंट।
एंड ही इज द वन हु इन्वेंटेड द टर्म रियलिस्ट। यही थे जिन्होंने रियलिस्ट टर्म को इन्वेंट किया था। अकॉर्डिंग टू ग्रे, द कोर्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लॉ देन द लेजिस्लेचर। कि जो कोर्ट है वो किसी लॉ के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स है देन द लेजिस्लेचर। कि जहां पे ही कोई केस आया है वहीं पे ही लॉ मेक कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, अ जजेस मेंटालिटी एंड बायस प्ले अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन हिज डिसीजन मेकिंग। वो ये कहते हैं कि जो जजेस की मानसिकता है या फिर उनका कोई एक्सपीरियंस है, वो जो है बायस हो जाता है किसी ना किसी डिसीजन में। तो ये जो है डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करता है। ही laid the groundwork for a more critical approach that continue to emphasize the role of non logical variable in making judgment। इन्होंने बोला कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ग्रे, द कोर्ट्स आर द ones who give life to the statutes word। जो लॉ लिखे हुए हैं उन वर्ड्स को जो कोर्ट है वो लाइफ दे देते हैं। इसके बाद आते हैं ओलिवर होम्स। ही स्टेट्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ लॉ वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। वो कहते हैं कि अगर कोई लॉ की प्रैक्टिस की जाती है तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक्सपीरियंस का, जो आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और लॉजिक्स का, कोई ना कोई तो तर्क होना ही चाहिए। नोन फॉर हिज बैडमैन्स थ्योरी, Holmes saw law from the standpoint of someone who would commit a crime। वो कहते हैं कि उनकी जो एक बैडमैन थ्योरी उन्होंने दी थी उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर आपको लॉ को समझना है तो आप उस लॉ को किसी एक बैडमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। एज ही सीज इट द लॉ इज फॉर द क्रिमिनल्स और द बैड मैन। वो क्योंकि वो कहते हैं कि जो लॉ है वो बैडमैन्स के लिए बने हुए हैं। तो अगर आप लॉ को जानना चाहते हो तो आप किसी एक बुरे आदमी की नजरों से उस लॉ को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि वो लॉ आपको क्या क्या कहता है। टू इवेल्युएट व्हाट द लॉ रियली इज, वन शुड गो टू बैड पर्सनस इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। अगर देखना है कि वाकई में लॉ क्या है तो हमें किसी बुरे इंसान की इंटरप्रिटेशन को देखना पड़ेगा कि वो लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करता है। सिंस दे विल बी एबल टू एक्यूरेटली कैलकुलेट व्हाट द लॉ अनेबल देम टू डू एंड वर्क विद इन दोज बाउंड्स। मतलब कि एक बुरा आदमी अगर कोई काम करने जाता है तो वो ये देखता रहता है कि लॉ उसको क्या करने की परमिशन दे रहा है इस काम के लिए, और उसको किस लिमिट तक जाके वो काम करना है, कि उसके बाद उसके लिए वो चीज बुरी रहेगी और उससे जस्ट पहले तक वो चीज उसके लिए सही रहेगी। His emphasis was on the practical and empirical aspect of law. The primary goal of studying legal history was for him to begin the process of re-evaluating the value of laws that had been formed through time. There must be a clear separation between law and ethics. लॉ और एथिक्स के बीच में बिल्कुल क्लियर एक लाइन होनी चाहिए कि लॉ क्या है एंड मोरल्स क्या है हमारे। होम्स विजन ऑफ लॉ पुट बोथ कोर्ट एंड प्रोफेशनल लॉयर्स एट द सेंटर ऑफ द लीगल स्टेज। वो कोर्ट और प्रोफेशनल लॉयर्स दोनों को ही सेंटर ऑफ द लीगल स्टेज में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिरोमी एंड फ्रैंक। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियलिस्ट। जो रियलिस्ट हैं वो ही दो प्रकार के होते हैं। कौन से? वन ग्रुप इज स्केप्टिकल ऑफ लीगल स्टैंडर्ड इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन द लॉ। एक तो होता है जो यही जो लॉज पे ही शक करता रहता है कि क्या वो जो लॉ है वो हर केस में कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड द अदर ग्रुप इज skeptical of the establishment of facts before the trial courts। जो फैक्ट्स पर ही शक करता है कि क्या ये जो लॉ है इसके लिए ये फैक्ट्स जो है वो सही रखे गए हैं कोर्ट्स के सामने या नहीं रखे गए हैं। फ्रैंक एडमिटेड दैट ही बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप। वो कहते हैं कि मैं तो भाई सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। फ्रैंक फोकसेस ऑन द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। वो कहते हैं कि जो लीगल सिस्टम है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ही आर्ग्यूज दैट द रूल्स एंड रिटर्न्स law are based on the false assumptions that the law should be clear। वो कहते हैं कि जो आर्ग्यू है रूल्स एंड रिटन लॉ वो होते हैं वो फॉल्स assumptions पे होते हैं। he said that judges and practitioners should recognize the reality that the law is ambiguous and should not rigorously stick to the precedent and defined rules। वो कहते हैं कि जजेस को और प्रैक्टिशनर्स जो लॉयर्स हैं उनको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो लॉ है वो एम्बिगुअस है,
दोहरी बातें करते हैं, एंड शुड नॉट रिग्रेसली स्टिक, और जबरदस्ती उनको थोपा नहीं जाना चाहिए प्रेसिडेंट के ऊपर. ही एम्फेसाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ लॉ मेकिंग by examining the facts of each case in light of the charging social context. हर एक केस में, पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर फैक्ट्स दिए गए हैं उनको एग्जामिन करके ही किसी केस में जजमेंट देनी चाहिए. अभी इससे पहले हमने पढ़ा है अमेरिकन रियलिज्म, अब हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन रियलिज्म. ये सेकंड है जो रियलिस्ट पार्ट, जिसके हमने रियलिस्ट के दो पार्ट देखे थे, अमेरिकन एंड स्कैंडिनेवियन. In contrast of American realism, the approach used by Scandinavian realists to law is more abstract and philosophical. ज्यादा abstract and philosophical है. It sharply opposes the metaphysical concept of law. और ये है, ये एसेंशियल रोल करते हैं किसके लिए? नेचुरल लॉ थ्योरी के अपोज करने में ये एक एसेंशियल रोल करते हैं. अब आते हैं स्कैंडिनेवियन रियलिज्म स्कूल के जो है प्रोपोनेंट, वो है कार्ल ओलिव क्रोना. ही प्लेस एम्फेसिस ऑन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ लॉ. इन्होंने जोर दिया किस पे? लॉ के एक्चुअल वर्क पे जोर दिया. ही सेड जजेस कैन गिव एनी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड मेक द लॉ. वो कहते हैं कि जो जज है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अपने हिसाब से जो जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसा दे सकते हैं. ही क्लेम दैट जज वॉज सिंपली अ सोशल फैक्ट. He claimed that law was simply a social fact that has persuasive values for judges while they are reaching a decision. वो कहते हैं कि जो laws हैं वो just एक guidelines हैं judges के लिए जब वो judgment दे रहे होते हैं. जो judges होते हैं they are not bound to follow that law, but they are just guidelines for the judges. There is no binding force of the law, as it is of no use in case where a person commits an offense that goes undetected. He further explains that the law has a coercive force, but only on the minds of the people. अगर एक न्यूली बॉर्न बेबी है, नोज नथिंग ऑफ द लॉ एट फर्स्ट, पहले वो जो बच्चा होता है वो लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता. लेटर लर्न्स लिटिल बाय लिटिल अबाउट इट बाय ऑब्जर्विंग द कंडक्ट ऑफ द अदर. दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों की चीजों से वो धीरे धीरे सीखता है कि ये लॉ है. हम एक छोटे से बच्चे को कहते हैं बेटा मारना गलत बात है, तो उसको लगता है कि मारना गलत बात है, वरना उसको पैदा होते के साथ से नहीं पता मारना गलत बात है या सही बात है. दिस बेबी डेवलप्स अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट इज इन्फॉर्म्ड बाय द लॉ. जैसे जैसे बेबी जो है वो राइट और रॉन्ग की सेंस डेवलप करता है वो उसे लॉ के द्वारा ही बताई जाती है. द लॉ इन्फॉर्म्स मोरालिटी, नॉट द अदर वे राउंड, दैट द मोरालिटी कन्विंसेस अ पर्सन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. लॉ जो होती है वो मोरालिटी के द्वारा उसको, पहले स्टार्टिंग में लॉ मोरालिटी के द्वारा उसको बताई जाती है कि ये देखो मॉरली गलत है किसी को बेवजह मारना, किसी का सामान उठा लेना, ये मॉरली गलत है. तो उसे धीरे धीरे वो लॉ पे चेंज कर देता है. पहले से उसको ये नहीं बताया जाता ये कानून है, ये कानून है. उसको पहले बताया जाता है ये गलत बात है, इससे पाप लगेगा, ऐसी ऐसी बातें उसको बोली जाती है और उसके दिमाग में गलत और सही का एक गाइडलाइंस को जो है फिक्स किया जाता है. अब हम देख लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ रियलिस्ट स्कूल या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिस्ट स्कूल. रिड्यूसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल टेक्स्ट एंड जुरिडिक्शंस. नो सर्टेनिटी इन द वैलिडिटी ऑफ लॉज बाइंडिंग पावर. कोई सर्टेनिटी नहीं है बाइंडिंग पावर की. कस्टम्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. कस्टम्स का कहीं नामो निशान नहीं है. द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय जजेस हैज बीन ओवर एम्फेसाइज्ड. जो जजेस की जो इंटरप्रिटेशन की जो पावर है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है. टू अचीव फेयरनेस it was determined that a balance must be struck between the general well-being of society and the preservation of individual liberty. As a result, many people believe that society affects an individual's life in positive way. कुछ लोग सोचते हैं कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल की लाइफ को पॉजिटिव वे में इफेक्ट कर रही है, और कुछ सोचते हैं नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है या फिर नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रही है. कोर्ट डिसीजंस आर स्टडीड बाय रियलिस्ट्स who also evaluate the human element involved in delivering them. So coherence is not guaranteed. इसी के साथ हमारा ये रियलिस्ट स्कूल जो है खत्म होता है. मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.